नमस्कार, मैं सीमा कुमारी, प्रवक्ता रसायन विज्ञान डायर देवरिया। आज का यह वीडियो DLED 2018 बैच के 4th सेमेस्टर के लिए है और आज हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र को समझने से पहले हमें यह जान लेना ज़रूरी है कि पारिस्थितिकी क्या होता है। तो जैसा कि टर्म है ये पारिस्थितिकी, तो यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों तथा उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि डेफिनेशन ये कहती है कि जीव और वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है, यानी कि जीव जिस वातावरण में रहता है उसका उस वातावरण के साथ जो आपसी संबंध होता है, उन संबंधों को और जीवों को उनके बीच जो संबंध होता है उनके अध्ययन को हम पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रेटर ने 1868 ईस्वी में किया था। पारिस्थितिकी को इंग्लिश में हम इकोलॉजी कहते हैं और इकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है ओइकोस, जो एक ग्रीक शब्द है, और दूसरा शब्द है लोगस, जो एक अंग्रेजी शब्द है। तो ओइकोस का जो ग्रीक शब्द है उसका हिंदी अर्थ होता है घर या हाउस, और लोगस जिसका अर्थ होता है अध्ययन या स्टडी। ये दोनों मिलकर ओइकोलॉजी बनाते हैं, जिसको हम इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। एक ओडम साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे डिफाइन किया कि पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना और प्रक्रिया का अध्ययन है, अर्थात नेचर का जो स्ट्रक्चर है और उसमें जो अनेक प्रक्रियाएं फिनोमेना हो रही हैं उनका अध्ययन ही पारिस्थितिकी है। अब पारिस्थितिकी या इकोलॉजी के अंदर हम पारितंत्रों का अध्ययन करते हैं, यानी पारिस्थितिकी के अंतर्गत कई सारे पारितंत्र होते हैं। कई सारे पारितंत्र मिलकर पारिस्थितिकी का निर्माण करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम कई पारिस्थितिकी तंत्रों का अध्ययन करते हैं। जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है कि इकोलॉजी द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट एंड द बैलेंसेस बिटवीन दीज रिलेशनशिप्स, यानी कि जो भी एटमॉस्फेयर है या फिर इन्वायरमेंट है वहाँ पे कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या जीव रहता है, तो वो उसके साथ क्या इंटरेक्शन करता है और क्या उसका संबंध होता है, इसी को हम इकोलॉजी कहते हैं। इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं प्लांट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रेप्टाइल्स, ये सभी चीज़ें इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशंस बना रहे हैं उनकी स्टडी को ही हम इकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, जो हमारा टॉपिक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र, जैसा कि हमने कहा कि पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी के अंदर ही पाया जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी के अंतर्गत कई पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। तो कोई ऑर्गेनिज्म लेते हैं हम, जैसे कोई जीव हुआ, तो जब हम उसको लेते हैं तो वो हम देखते हैं कि कोई भी जीव हमेशा एक समुदाय में रहता है। ऐसा कोई जीव नहीं जो पृथ्वी पर अकेले रहे। तो प्रत्येक जीव समुदाय में रहता है और समुदाय में प्रत्येक जीव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो वो जीव, यानी कि एक जीव दूसरे जीव से इंटरेक्शन करता है, एक वो, और उनके बाद जो इन्वायरमेंट होती है वहाँ पे, जो वहाँ का वातावरण होता है, वह भी अपना प्रभाव उन जीवों पर डालता है। इस प्रकार जीवों का वातावरण के साथ पारस्परिक संबंध होता है। पहले तो जीव का जीव के साथ, फिर सभी जीवों का इन्वायरमेंट के साथ पारस्परिक संबंध। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इको तंत्र या इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र
वह तंत्र है जो वातावरण के सभी सजीव और निर्जीव के पारस्परिक संबंधों में प्रक्रियाओं द्वारा प्रकट होता है। जैसा इमेज में आप देख रहे हैं कि इकोसिस्टम यहाँ नीचे लिखा हुआ है, नॉन लिविंग, लिविंग, वाटर, सॉइल और ये जो बच्चा है वो, तो इन सब का इन्वॉल्वमेंट के साथ ये एक इकोसिस्टम फॉर्म हुआ है। क्योंकि यहाँ पर सजीव में आप देखेंगे कि बालक आ गया और निर्जीव में ये सब आपकी जो सनलाइट हुई, टेम्परेचर हुआ, वाटर हुआ, ये सब निर्जीव में आ जाते हैं। तो इन सब का जो आपसी संबंध है उसी को हम इको तंत्र कहते हैं। इको तंत्र या फिर पारिस्थितिकी तंत्र भूतल के एक निश्चित क्षेत्र को धारण करती है। अर्थात कि यदि पृथ्वी की हम बात करते हैं तो पूरी पृथ्वी पे जो भी जीव होते हैं और इन्वायरमेंट होता है उनका जो पारस्परिक संबंध होता है उसे हम इकोलॉजी कह देते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पर हम वहाँ पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच पारस्परिक रिलेशन को हम देखते हैं, तो उसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यहाँ पर वही बात कही गई है कि पारिस्थितिकी तंत्र भूतल यानी कि जो पृथ्वी है उसके एक निश्चित क्षेत्र को धारण करती है, एक पर्टिकुलर एरिया होता है, उसको हम इको तंत्र कहते हैं। इस प्रकार हम फिर इको तंत्र को या पारिस्थितिकी तंत्र को डिफाइन कर सकते हैं कि यह एक क्षेत्रीय इकाई होता है, अर्थात यह एक क्षेत्र से संबंधित होता है जिसके अंतर्गत जीव और उनके भौतिक पर्यावरण के मध्य पारस्परिक क्रिया होती रहती है। पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे एजी टेंसले, उन्होंने किया था सन 1935 में। अब आते हैं कि पारितंत्र के क्या घटक होते हैं, यानी कि कोई पारितंत्र होता है तो उसके कितने कंपोनेंट होते हैं। तो पारितंत्र के 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है अजैविक घटक या फिर निर्जीव घटक। अजैविक घटक और जैविक घटक। तो जैसे कि इमेज में भी दिया है कि अजैविक घटक को हम एबियोटिक फैक्टर कहते हैं और जैविक घटक को हम बियोटिक फैक्टर कहते हैं। तो जैविक घटक में वो सभी जीव आते हैं जो जीव होते हैं, सजीव होते हैं, और अजैविक घटक में वे सभी निर्जीव पदार्थ आते हैं जो इकोतंत्र में पाए जाते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि अजैविक घटक या निर्जीव घटक कौन कौन से होते हैं, जैसे हम आइडेंटिफाई कर सके कि अजैविक घटक और निर्जीव घटक कौन कौन से हैं। तो पहला आता है उसमें कार्बनिक पदार्थ। तो कार्बनिक पदार्थ में और दूसरा होता है अकार्बनिक पदार्थ और तीसरा है जलवायु। तो पहले हम अकार्बनिक पदार्थ को देखते हैं कि जीवन के लिए सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि एलिमेंट्स आवश्यक होते हैं। इनके द्वारा कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है और जिसका कार्बनिक पदार्थ बनते हैं और जिसकी साइक्लिंग होती रहती है। ऐसा नहीं है कि एक बार निर्माण हो गया तो फिर वो ख़त्म हो जाता है, इसका बार बार निर्माण होता रहता है, जिस कारण ये इकोसिस्टम में बने रहते हैं। इसका सबसे पहला उपयोग जो है प्रोड्यूसर्स करते हैं, यानी कि हरे पौधे करते हैं, और हरे पौधों के बाद इसका उपयोग उपभोक्ता करते हैं। उपभोक्ता यहाँ से ये मुक्त होकर पर्यावरण में चला जाता है और इस तरह यह चक्र चलता रहता है। फिर आते हैं हम कार्बनिक पदार्थ पर। तो कार्बनिक पदार्थ जैसे कि कोई ह्यूमन बॉडी हुआ या फिर कोई जीव हुआ, उसका जो शरीर होता है कार्बनिक पदार्थों से बना होता है, जैसे कि प्रोटीन्स हुआ और प्रोटीन होता है तो कार्बनिक पदार्थ से बना होता है। तो कार्बनिक पदार्थ जीवों की मृत्यु के बाद वातावरण में मिल जाते हैं।
इसका अपघटन होने से अकार्बनिक पदार्थ प्राप्त होते हैं। मुख्य कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड होते हैं। इनके द्वारा इकोसिस्टम में जैविक और निर्जीव अवयव एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यानी कि आप देखेंगे कि जीव जो है कार्बनिक पदार्थ से बना हुआ है, और कार्बनिक पदार्थ डैमेज होने के बाद जब वो अपघटित हो जाता है तो वो अकार्बनिक पदार्थ बनाता है। अकार्बनिक पदार्थ इस प्रकार अकार्बनिक पदार्थ में निर्जीव और जैविक के बीच एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तीसरा आता है कि जलवायु यह एक जटिल कंपोनेंट होता है जिसमें प्रकाश, जल, वर्षा, आर्द्रता, तापमान आदि कारक आते हैं। जलवायु पौधों तथा प्राणियों के वितरण को नियंत्रित करती है, अर्थात जहाँ की जलवायु जैसी होगी उसके हिसाब से या उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जीव रहते हैं। यदि कहीं की जलवायु एडवर्स है, अर्थात उतनी फेवरेबल नहीं है जीवों के लिए, तो वहाँ पर जीवों की संख्या कम होती है, क्योंकि उस एनवायरनमेंट में वही जीव अडॉप्ट कर पाते हैं जो वहाँ रह सकते हैं। अदरवाइज दूसरे जीव नहीं रह सकते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि यदि एनवायरनमेंट यानी कि जलवायु है, क्लाइमेट जो है वो उतनी फेवरेबल ना हो कि सभी जीव वहाँ एडजस्ट रहे, क्योंकि कुछ जीव अधिक तापमान में नहीं रह सकते हैं, कुछ जीव कम तापमान में नहीं रह सकते, और जहाँ की जलवायु फेवरेबल होती है मैक्सिमम जीवों के लिए, तो वहाँ पर जीवों की संख्या अधिक होती है। इसलिए ये कहा गया है कि जलवायु पौधों और प्राणियों के वितरण के लिए डिस्ट्रीब्यूशन को नियंत्रित करती है। अब आते हैं, दूसरा है जैविक या सजीव घटक, यानी कि बियोटिक फैक्टर या बियोटिक कंपोनेंट्स। बियोटिक कंपोनेंट्स में 2 कंपोनेंट आते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि किसी भी इकोसिस्टम में जो जीव होता है उसे ही हम जैविक या सजीव घटक कहते हैं। यह इनकी पोषण की विधि के आधार पर पहचाना जाता है, और इनको हम 2 वर्गों में, उनकी पोषण की विधि के ही आधार पर इन्हें हम 2 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है स्वपोषी अवयव, यानी कि ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट्स। इसको हम उत्पादक भी कहते हैं। ये हरे पौधे या प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश तथा अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। इनसे बनाए गए भोजन का प्रयोग परपोषी करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में सक्षम हरे पौधे, नीले हरे शैवाल इत्यादि होते हैं। तो दूसरा आता है, यानी कि स्वपोषी अवयव में आप बस देखेंगे कि इसमें प्रकाश संश्लेषी जीवाणु और हरे पौधे ही आते हैं, और नीले हरे शैवाल भी आते हैं। नीले हरे शैवाल और प्रकाश संश्लेषी जीव, ये 2-3 हैं जो स्वपोषी अवयव में आते हैं। दूसरा आता है परपोषी अवयव। तो परपोषी अवयव में ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, जैसा कि स्वपोषी अवयव में हरे पौधे या प्रकाश संश्लेषी जीवाणु अपना भोजन स्वयं बनाते थे। परपोषी में वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, बल्कि स्वपोषी द्वारा बनाए गए भोजनों का वो इस्तेमाल करते हैं। अतः इनको हम उपभोक्ता कहते हैं। स्वपोषी को हम प्रोड्यूसर कहते थे, क्योंकि वो भोजन बनाते थे, उत्पाद करते थे, इसलिए इनको हम उत्पादक कहते हैं या फिर प्रोड्यूसर कहते हैं। और जबकि परपोषी उनके द्वारा बनाए गए उत्पाद का उपभोग करते हैं, इसलिए हम इनको उपभोक्ता भी कहते हैं। इनको हम 2 वर्गों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है सूक्ष्म उपभोक्ता। तो सूक्ष्म उपभोक्ता को हम डिकम्पोजर्स भी कहते हैं। इसमें कवक आता है जो डिकम्पोज करते हैं, या सूक्ष्म ऑर्गेनिजम्स आते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, जिसकी वजह से जो डेड बॉडी होती है
वो सड़ती है या फिर कोई भी डेड बॉडी किसी भी चीज़ की, तो उसे वो ब्रेक करते हैं। इसलिए इसको हम सूक्ष्म उपभोक्ता कहते हैं। दूसरा है बृहद उपभोक्ता। इसके अंतर्गत वे उपभोक्ता आते हैं जो दूसरे जीवों को अपना भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी, तीसरा सर्वाहारी। तो शाकाहारी पौधे जो होते हैं भोजन के लिए हरे पौधों का प्रयोग करते हैं। इनको हम प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर हम इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पौधे जो भोजन बनाते थे उनका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम इनको प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। और जैसे कि बकरी, गाय, खरगोश, ये सभी जो होते हैं पौधों को, तनों को खाते हैं या पत्तियों को खाते हैं, इसलिए इसे हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। क्योंकि पौधे जो भोजन बनाते हैं तो उसका वो डायरेक्ट पौधों का ही उपयोग कर लेते हैं। अब दूसरा आता है मांसाहारी। मांसाहारी अपना भोजन शाकाहारियों या अन्य मांसाहारियों के मांस को खाकर करते हैं, जैसे शेर हुआ, चीता हुआ, मेढक इत्यादि। इनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं, यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं, क्योंकि उन्होंने उसको खाया है जिन्होंने क्या कहते हैं प्राइम प्रोड्यूसर्स को खाया है, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। तीसरा होता है सर्वाहारी। सर्वाहारी इसके अंतर्गत वो जीव आते हैं जो सभी शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, यानी कि वो हरे पौधों को भी खा लेते हैं और मांस को भी खा लेते हैं। जैसे कुत्ता हुआ, बिल्ली हुई, मछलियाँ हुई। मछलियाँ जैसे छोटे छोटे कीड़ों को खाती हैं, कुत्ता मांस भी खा लेता है और आप जो भोजन खिलाते हैं वह भी खा लेता है। इनको हम टर्शियरी कंज्यूमर्स कहते हैं या फिर तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता कहते हैं। तो ये आपका हुआ जैविक घटक। तो जब भी एग्ज़ाम में आप देखेंगे, टीईटी के एग्ज़ाम में, आपका जो इन्वायरमेंटल पोर्शन होता है उसमें इस चैप्टर से कई क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप इस चैप्टर को डीपली पढ़ें और जहाँ तक हो सके किसी भी इकोसिस्टम को वो एग्जाम्पल के रूप में दिया जाता है तो वहाँ पर जो प्रोड्यूसर, जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, तो पर्टिकुलर जीव के लिए कोई भी पर्टिकुलर जीव ज़रूरी नहीं है कि यदि वो प्राइमरी कंज्यूमर में है तो सेकेंडरी कंज्यूमर में भी आ जाए। कोई पोजीशन उसकी फिक्स नहीं होती है, वो उसके चेन पर डिपेंड करता है। तो आज के लिए इतना ही, और इससे आगे की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।